जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे ये मेरे एक मोटिवेशनल लाइन है आपके लिए कि अगले मोड़ पर सुकून होगा, चल जिंदगी अभी मेहनत की ओर चलें। तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, मेहनत करते रहिएगा और चलते हैं दोस्त अपने ज़िंदगी अभी मेहनत की ओर चलें। तो मेहनत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है। तो हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या देंगे, आपका सही जवाब जो है वो क्या होगा। आप लोग देखो, ये करंट का क्वेश्चन है दोस्त, और फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो इसे नोट कर लो। 124वां ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर एशिया में पूछ देगा, ये तो फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान विश्व में पूछा है, अगर एशिया में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। तो एशिया में याद रखना 22वें स्थान पर है, एशिया में 22वें स्थान पर है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था भाई, यहाँ पे सिकंदर लोदी, आमिर खुसरो या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखना, गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी को जाना जाता था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आमिर खुसरो को तो आप पता ही होगा, आपको क्या बोलते थे, तूती ए हिंद, हिंद का तोता, तूती ए हिंद। तो तूती ए हिंद जो है, ये हिंद का तोता आमिर खुसरो को बोलते थे। और देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक को मैंने कल ही आपको बताया था, क्या लाख वक्श की उपाधि से उपाधि दी गई थी। लाख वक्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक, आमिर खुसरो, तूती ए हिंद और सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से जाने जाते थे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। और ये प्रश्न आपका एसएससी जीडी में भी पूछा गया है, आरआरबी में भी पूछा गया है। और यहाँ पे आप बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल राइट जवाब जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। और टारगेट है 30 मिनट में क्लास के सभी क्वेश्चनों को करना है, क्लास को फिनिश करना है। देखो यहाँ पे दिया गया है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए भाग 4। भाग 4 ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं, तो आप याद रखना 36 से 51 तक। कहाँ, 36 से 51 तक। तो ये भी आप याद रखेंगे अगर आर्टिकल पूछेगा, और भाग पूछेगा तो भाग 4। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है, एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है। एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है। और ये देखो आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लेह, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, विधि के समक्ष समानता लिया गया है। विधि के समक्ष समानता लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और देखो, अगर संविधान में आपसे पूछ लिया गया कौन से भाग में है, तो भाग भी याद रखना, वो भाग है आपका 3। भाग कौन सा है, 3 है। आर्टिकल अगर पूछेगा, अनुच्छेद पूछेगा, तो अनुच्छेद आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद आपका है यहाँ पे 14। कौन सा अनुच्छेद है, 14। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और पीडीएफ के लिए मैंने बोल दिया है, कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना, किसी ने पीडीएफ के लिए अगर बोला हो तो मैंने लिंक शेयर किया होगा, आप तुरंत टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको उधर मिल जाएगी। देखो यहाँ पे दिया गया है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो याद रखना, अनुसूचियाँ आपकी 8 थीं, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी, मतलब इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। और आर्टिकल अगर पूछेगा मूल संविधान में कितने थे, तो याद रखना वो थे 395। अभी कितने हैं प्रेजेंट में, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए मैं आज HW अपनी तरफ से देता हूँ, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और भाग कितने थे, तो भाग थे आपके 22। भाग कितने थे, 22। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? तो यहाँ पे आपका वो कौन सा आर्टिकल होगा, कौन सा अनुच्छेद होगा? तो याद रखना वो आपका हो जाएगा वो अनुच्छेद वो 143 143 अनुच्छेद 143 हो जाएगा आपका सही जवाब। अनुच्छेद 164 में क्या दिया गया है? तो याद रखना जो हमारे सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और उनकी नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 164 में दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री और सीएम मुख्यमंत्री, इनकी नियुक्ति होती है। देखो अनुच्छेद 123 क्या है? अनुच्छेद 123 क्या है? तो ये है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 123 में। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा यहाँ पे अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? तो देखो पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे प्रश्न का जवाब तो अनुच्छेद 63 हो जाएगा। अनुच्छेद 63 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। और देखो अनुच्छेद 61 क्या है? तो अनुच्छेद 61 याद रखना, इसमें राष्ट्रपति जी पर महाअभियोग की कार्रवाई की जाती है अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 75 क्या है? तो अनुच्छेद 75 में आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति दी गई है अनुच्छेद 75 में, और मुख्यमंत्री की मैंने अभी आपको बताया था 164। और देखो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी पूछी जाती है, ये कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो याद रखना वो आर्टिकल है 76 आर्टिकल, ठीक है। 76 आर्टिकल में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दी गई है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत एक नए राज्य के गठन के लिए अनुच्छेद है। भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए अनुच्छेद है। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग नए राज्य का गठन किया जाता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब देखो मैं आपको बताऊं, भाग 1 में क्या दिया गया है आप सभी को पता है। भाग 1 में राज्य एवं उनके अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं ना। तो याद रखना जो नए राज्य का गठन होता है वो भाग 1 में आर्टिकल कितना है? 1 से लेकर 4 तक है। तो इसी में अनुच्छेद 3 में नए राज्य का गठन दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब। अनुच्छेद 17 क्या है? इसमें अस्पष्टता उन्मूलन संबंधित दिया गया है। अस्पष्टता उन्मूलन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो याद रखना अनुच्छेद 17 में दिया गया है। और अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? इसमें अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता दी गई है। आपने देखा होगा जो पत्रकार लोग होते हैं बोलते हैं वो आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग बोलते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है हाल ही में किस राज्य ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया है? किस राज्य ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया है? और ये देखो पूछा जाएगा और ये करंट का क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। जैसे दिल्ली एनसीआर वैसे उत्तर प्रदेश में एससीआर गठित किया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है? पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पे 1961, 62 या 65। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखना सही जवाब आपका 1962 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और ऑप्शन बी यहाँ पे आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो 1961 भी यहाँ पे दिया था। 1961 से याद रखना गोवा जो था पुर्तगालियों के अधीन, गोवा को स्वतंत्र कराया था 1961 में, जो कि मुझे 1961 देख के कुछ याद आ रहा था, लेकिन शायद मैं बता नहीं पाया था उस टाइम। देखो यहाँ पे दिया है प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, जितने भी दिवस हैं इंपॉर्टेंट वो आप सभी को नोट करते हुए चलेंगे और इसका भी टेस्ट देते हुए चलो। बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पे देखो आपका पूछा गया है कि प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और देखो यहाँ पे 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मार के कर दी थी। उस दिन से 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखो 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है आदित्य L1 लॉन्च हुआ था।
आदित्य L1 लॉन्च हुआ था, कहाँ से हुआ था ये आपको बताना है। तो ये कब हुआ था और कहाँ से हुआ था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सही जवाब किया होगा 2 सितंबर 2023। 2 सितंबर 2023 ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा आप याद रखेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लिखने में। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। शॉर्टकट में लिख देता हूँ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है, SDSC याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है इकाना स्टेडियम कहाँ स्थित है। इसका नाम भी बदल दिया गया है। क्या आपको पता है? अगर पता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो नोट करिएगा। इकाना स्टेडियम जो है ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका नया नाम जो है वो कर दिया गया है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। तो थोड़ा लंबा था, मैंने नहीं लिखा, एक बार फिर से सुन लो। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और बदले हुए नामों को भी एक बार चेक कर लेना गूगल पे जाके दोस्त, क्योंकि ये आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर लाएंगे। और देखो यहाँ पे दिया गया है कहाँ पर पहला कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ। तो कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव जो है वो आयोजित हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा केरल, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और ये देखो करंट के क्वेश्चन है इस टाइप के आपके 2023 और 20 से लेके 2024 तक, यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन करंट के मैं कंप्लीट करवाता हुआ चलूँगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो इसका आप जवाब करेंगे। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए यार एक बार जितने भी मेरे नए पुराने दोस्त जुड़े हुए, आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, खूब भर भर के लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। तो आप सभी को यार मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और थोड़ा सा यार क्लास को शेयर भी कर दिया करो। और यहाँ पे देखो पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे का पेपर है, 100% पूछेगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है, राइट आंसर है, वो क्या होगा? तो याद रखना हुबली, हुबली जो है ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि हुबली जो है ये कहाँ पर स्थित है? हुबली जो है ये कौन से राज्य में पड़ता है? तो आप क्या बताएंगे? ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्त? कर्नाटक में पड़ता है। और इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो याद रखना 1507 मीटर है। 1507 मीटर मतलब कि 1.5 किलोमीटर है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हुआ है, वह कहाँ की थी? हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हुआ है, वह कहाँ की थी? तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपके प्रश्न का सही जवाब है वो होना चाहिए ओडिशा। क्या होना चाहिए? उड़ीसा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और इन्हें पता है जैविक खेती के लिए ये मशहूर है, जैविक खेती के लिए इन्हें मशहूर थी और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। और मैं ये बता दूं कि इनकी जो उम्र थी वो थी 74 वर्ष की थी और इनका निधन हो गया है। और हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है जौनपुर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अब मैं आपको बताऊं इनका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक। जो इनका भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी याद में इन्होंने जौनपुर की स्थापना की थी। और मैं आपको बता दूं इसका नाम जौनपुर क्यों रखा था, उसका भी एक रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि इसका जो नाम था ना वो था जॉन खान। क्या था? जॉन खान। वास्तविक नाम जो था वो था जॉन खान। तो जॉन खान नाम था, इसलिए जौनपुर की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखेंगे, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त। और उसके साथ में देखो यहाँ पे याद आ गया मुझे कि सिकंदर लोधी दे रखा है। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। आगरा की जो स्थापना है वो अगर पूछा जाएगा किसने की थी, तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने करी थी। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। मेघालय की राजधानी है, मेघालय की राजधानी है, मेघालय की राजधानी कोहिमा, मुंबई या तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा आपका? बिल्कुल राइट। देखो यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे दूँ, राज्यपाल, राजधानी
और आप उनके सीएम, ठीक है, राज्यों के सीएम, ये आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपसे 110% पूछा जाएगा। अब आप यहाँ पे बताओ कि मेघालय की राजधानी क्या है। तो मेघालय की राजधानी कुछ लोगों ने कोहिमा बता रहे हैं, कुछ लोग तिरुवनंतपुरम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सभी का जवाब गलत है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। क्योंकि मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलांग। क्या है? शिलांग है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्या है? शिलांग है। कोहिमा जो है ये किसकी राजधानी है? कोहिमा जो है ये किसकी राजधानी है? तो ये है नागालैंड की। मुंबई जो है ये किसकी राजधानी है? तो ये है महाराष्ट्र की। किसकी है? महाराष्ट्र की। तिरुवनंतपुरम जो है ये किसकी राजधानी है? तो तिरुवनंतपुरम जो है ये है केरल की राजधानी। किसकी? केरल की राजधानी। देखो नोट करते हुए चलो। और कर्नाटक की राजधानी बताओ, कर्नाटक की, तो वो है बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। क्या है? भोपाल। और देखो भोपाल में भारत भवन भी स्थित है। भोपाल में भारत भवन भी स्थित है, ये भी आप याद रखना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और आपको मुख्यालय भी पता होना चाहिए। नाबार्ड का मुख्यालय भी पता होना चाहिए और स्थापना भी पता होनी चाहिए। तो याद रखना 1982 12 जुलाई। 1982 12 जुलाई सही जवाब हो जाएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और साथ में बता दूं कि सपनों का शहर भी इसका उपनाम है एक, ये भी आप याद रखेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेल हुए थे। भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेल हुए थे, कहाँ, कब हुए थे और कहाँ पर हुए थे? पहले तो ये बताओ। तो भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेल जो हैं ये आपके हुए थे 1951 में। 1951 ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं देखो यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ, बहुत देर हो गई इसे यूज करते हुए। पहले तो याद रखना कि 1951 में हुआ था। और कहाँ पर? तो याद रखना दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। ये ओ लग रहा है अभी क्या, है ना? तो एशियाई खेल दिल्ली में हुए थे 1951 में। चलते हैं फिर अपने इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अब कुछ लोग इसमें संतोष यादव को टिक करेंगे और कुछ लोग इसमें बछेंद्री पाल को टिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब टिक करना है यार। पेपर के अंदर ऐसी गलती नहीं करनी और जल्दबाजी तो बिल्कुल भी मत करना, वरना माइनस मार्किंग के हत्थे चढ़ गए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? वो जब डसती है तो कहीं का नहीं छोड़ती, चालान करता है सीधा, ठीक है? तो बछेंद्री पाल। अब देखो संतोष यादव जी से याद रखना है, ये लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला है। ये लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला है। और विजय लक्ष्मी जी से आप याद रखेंगे, ये प्रथम राजदूत थी, भारत की प्रथम राजदूत थी विजय लक्ष्मी जी। और इनको रूस में तैनात किया गया था, रूस। तो ये आप याद रखेंगे पहली। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है खजूरी गुड़ को जीआई टैग मिला, किस राज्य से संबंधित है? देखो जीआई टैग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तिरंगा बर्फी पता ही होगा, बनारस पूछा जाएगा, तिरंगा बर्फी जरूर पूछा जाएगा। और देखो पान भी पूछा जाएगा, बनारस। खजूरी गुड़ ये पता है खजूर के पेड़ से बनाया जाता है, खजूर का जो पेड़ होता है उससे। तो खजूरी गुड़ को जीआई टैग मिला, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आप सही जवाब क्या देंगे? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब ओडिशा हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? देखो वेरी मोस्ट और करंट अफेयर का क्वेश्चन, इस पर मैंने इसलिए ये 3 हैशटैग बना रहा हूँ क्योंकि ये दोस्त पूछा जाएगा। तो 46वें विश्व धरोहर सत्र की जो मेजबानी है वो कौन कर रहा है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब नई दिल्ली होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? स्थायी सेना की प्रथा जो है वो किसने चलाई थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो स्थायी सेना की जो प्रथा है वो चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन ए। और गुलाम वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाएगा तो बता देना कुतुबुद्दीन ऐबक। और बाबर जो था ये मुग़ल वंश का संस्थापक था, मुग़ल वंश का संस्थापक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कुतुब मीनार बनाई थी जिसका कार्य पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम रज़िया सुल्तान था, जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। और ये भारत की एक पहली महिला शासिका थी, ये भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था। तो यहाँ पे आपके प्रश्न का सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अश्वघोष, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र की रचना की थी और बाणभट्ट जी ने हर्षचरित की रचना की थी। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट जी ने की थी। अर्थशास्त्र जो थी चाणक्य ने की थी, बुद्धचरित अश्वघोष ने की थी। तो ये सब आप याद रखेंगे और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे पूछा गया है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो ये प्रश्न देखो रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना राजराज प्रथम, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा और सभी प्रश्नों को नोट करते हुए चलना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, सवार लो इस पल को, यही ज़िंदगी बदलने की घड़ी है। तो बिल्कुल सही बात है यार, थोड़ा सा संभाल लो खुद को और थोड़ा सा यार डिसिप्लिन में आ जाओ, जीवन बहुत हसीन हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा सम्राट कुमार गुप्त, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया गया कि सम्राट कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी, तो याद रखना ये 427 ईस्वी में की थी। 427 ईस्वी में की थी। तो ये आप याद रखेंगे और सम्राट कुमार गुप्त को भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, हाल ही में कहाँ हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में कहाँ हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन किया गया है, करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे आपका जवाब आता हुआ कि भैया वो है दिल्ली, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिल्ली हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। देखो यहाँ पे दिया है, सिजदा और पाबोस प्रथा किसने चलाई थी। सिजदा का मतलब होता है ये प्रणाम और पाबोस का मतलब होता है दरबार में सुल्तान के पैरों को चूमना। ये प्रथा जो है ये किसने चलाई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए बलवन। क्या होना चाहिए, बलवन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और आपको बता दूं इसने एक नीत और चलाई थी, लौह एवं रक्त की नीत। क्या, लौह एवं यहाँ पे, हाँ, लौह एवं रक्त की नीत। ठीक है, तो याद रखना रक्त की नीत, इधर लिख देता हूँ, चलो, लौह एवं रक्त की नीत बलबन ने चलाई थी और सिजदा एवं पाबोस भी बलबन ने चलाया था। देखो यहाँ पे दिया गया है, नामदेव कहाँ के संत थे। नामदेव जो हैं वो कहाँ के संत थे, तो ये याद रखना ये थे महाराष्ट्र, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक मिनट, यहाँ पे ज़्यादा ही नेक्स्ट हो गया कुछ, एक मिनट, हाँ ठीक है। यहाँ पे दिया है, सितार का जनक किसको माना जाता है। सितार का जनक पूछा जा रहा है, किसे माना जाता है। तो खड़ी भाषा का जनक और सितार का जनक, ये आप याद रखना आमिर खुसरो को माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आमिर खुसरो आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो मिर्ज़ा गालिब को भी याद रखना। मिर्ज़ा गालिब को क्यों याद रखना है, क्योंकि एक उर्दू कवि यही थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को देखा था। उर्दू कवि पूछा जाएगा 1857 की क्रांति को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे, तो याद रखना मिर्ज़ा गालिब थे। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा और आप ऐसे जवाब दे देंगे, मिर्ज़ा गालिब। और चलते हैं दोस्त इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप यहाँ पे सही जवाब बताएंगे लूनी नदी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। चिल्का नदी जो है ये भारत में खारे पानी की नदी है और ये पड़ती है ओडिशा में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो मैंने आपको बोला था मेरे पड़ोस में घर पे थोड़ा काम चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा शोर शराबा हो रहा है। 1-2 दिन साथ दीजिएगा, ये सब
सही हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। आरआर में पूछा हुआ, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और याद रखना इसका सही जवाब आपका बिहार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी बिहार यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था, तो बताइएगा यहाँ पे राम मंदिर का जो भूमि पूजन है और उद्घाटन वो कब हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी और भूमि पूजन कब हुआ था। तो याद रखना भूमि पूजन तो 5 अगस्त 2020 को हुआ था। और इसका भूमि पूजन जो है वो किसने किया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना प्रधानमंत्री जी ने किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। और देखो यहाँ पे आपसे वो भी उद्घाटन भी पूछ सकता है, तो वो तो सभी को पता होगा 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 ये हुआ था प्राण प्रतिष्ठा भूमि, जिसको उद्घाटन भी आप बोल सकते हो। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो जब भगवान जी का नाम आ ही गया है तो एक बार यार राम जरूर टाइप कर दें। देखो जिसको कोई आपत्ति है वो ना करे, लेकिन जिसे आपत्ति नहीं है वो कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना तबला से, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की। अमृत सरोवर, ये बताइएगा नाम किसका है, वो नगर कौन सा है। अब इस ऐसे तो आप इस नगर को नहीं जानते होंगे, तो याद रखना ये जो अमृत सरोवर है ना, ये नाम है अमृतसर का। किसका, अमृतसर का नाम है अमृत सरोवर, ठीक है, याद रहेगा ना। अब इसकी स्थापना किसने करी थी, प्रश्न पे आते हैं। तो याद रखना श्री गुरु रामदास जी ने, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये जो गुरु थे ये सिख धर्म में चौथे गुरु थे, ये चौथे गुरु थे। गुरु नानक देव प्रथम गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे। और सिख धर्म में एक चीज़ और याद रखना, 11वें गुरु जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी को घोषित किया गया था। और ये कब किया गया था, ये भी याद रखना 1708 में किया गया था। कब, 1708 में किया गया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। सूफी संत किस धर्म से विकसित हुआ। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ, तो ये इस्लाम धर्म से विकसित हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद में कुल अध्याय मंडल हैं, कितने मंडल हैं ऋग्वेद में, कितने मंडल हैं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। सूक्तों की संख्या अगर पूछेगा तो याद रखना सूक्तों की संख्या 1028 है। सूक्तों की कोई याद कर रहा है मुझे, सूक्तों की संख्या जो है वो 1028 है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। अरे क्या हुआ इसको, देखो यहाँ पे दिया गया है इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था और कहाँ पर हुआ था, बताइएगा। तो इनका जो जन्म है वो 570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, 570 ईस्वी। और इनका जो जन्म है वो हुआ था मक्का में, मक्का मदीना याद आया कुछ, तो मक्का में हुआ था, ठीक है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसको वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। किसको वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। ये देखो आपका करंट का क्वेश्चन है और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट भी है। तो याद रखना ये मिला है अमिताभ बच्चन जी को, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं अमिताभ बच्चन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं यहाँ पे हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है बायोकॉम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था। बायोकॉम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप बताइएगा। तो याद रखना बायोकॉम जो है ये चलाया गया था केरल में, और कब चलाया गया था ये भी पता होना चाहिए। तो याद रखना ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1924 से 25, ठीक है, 1924 से 25, 1924-25, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो याद रखना
1913 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 1913 ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। पहले औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहले औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो यहाँ पे आपका होना चाहिए 1907। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1907 में किया गया था। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है शांति निकेतन कहाँ स्थित है? शांति निकेतन जो है वो कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। और कब की थी तो वो भी याद रखना, 1901 में किया था। कब किया था दोस्त? 1901 में किया था। और यहाँ पे आप याद रखना कि भारत भवन भोपाल में है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारत भवन कहाँ है। तो भारत भवन जो है वो आपका भोपाल में है। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है। और विजय स्तंभ कहाँ है? तो विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ जो है वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो याद रखना, देखो यहाँ पे तीनों याद रखना। भारत और अफगानिस्तान के बीच तो डूरंड रेखा है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। तो इन तीनों रेखाओं को याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संसद का उद्घाटन किसने किया था? भारतीय संसद का उद्घाटन किसने किया था? तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊँ, अगर नई संसद का पूछेगा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। और यहाँ पे पुराने नाम दे रखे हैं, लॉर्ड कैनिंग, इरविन और मैकाले। तो इनमें याद रखना जो पुरानी संसद थी उसका इरविन ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और अगर पूछ दिया जाएगा कि कब किया था तो याद रखना 18 जनवरी 1927 को किया था। कब किया था? 18 जनवरी 1927 को किया था। कब किया था? 18 जनवरी 1927 को किया था। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। भारत की संसद में एक भी दिन ना जाने वाले प्रधानमंत्री थे। भारत की संसद में एक भी दिन ना जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। और ध्यान रखना इनकी समाधि स्थल का नाम भी याद रखना, जो कि आपसे पूछ लिया जाता है, किसान घाट। क्या है? किसान घाट। ये भी आप याद रखेंगे। और आज आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, सभी दोस्तों ने पूरे क्वेश्चनों को किया है और कमेंट बॉक्स में सभी का जवाब भी दिया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, और बेस्ट ऑफ लक। आप सफलता को ज़रूर हासिल करेंगे एक दिन। और आप भी अपने भाई को यार एक बार सपोर्ट कर दो, लाइक वाला बटन दबा दो। थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ, बढ़ जाता है, अच्छा लगता है कि मेरे दोस्त मुझे लाइक कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप सभी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा यार इस क्लास को यार वायरल करा दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। इसकी लिंक को आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, टेलीग्राम है तो टेलीग्राम में शेयर कर दो। आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।